हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी सिटीजन चार्टर के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक और बेहद सिंपल और छोटे से टॉपिक आरटीआई के बारे में। देखो, शुरुआत करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, हम आरटीआई के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल है। जब हम बात करते हैं सिटीजन एम्पावरमेंट के बारे में, जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी के बारे में, जब हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में, जब हम बात करते हैं करप्शन को रिड्यूस करने के बारे में, तो उसके कई सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। जैसे सिटीजन चार्टर एक टूल है जिसके बारे में पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट टूल क्यों है? इमेजिन करो, आपको जानना है कि आपके एरिया में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनके पास में सरकार की तरफ से कितना फंड आया, उस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया। आपको जानना है कि आपके एरिया का जो भी एमपी है, उसको जो भी फंड मिलता है, उस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है। आपको जानना है कि आपके एरिया में जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कौन कौन से टेंडर्स रिलीज किए, उन टेंडर्स के लिए कितना फंड अलोकेट किया गया और उस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया। ये सारी जानकारी आपको मिलती है बिकॉज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। इमेजिन करो कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता तो आप एकदम ब्लाइंडेड होते। आपको पता ही नहीं होता कि अथॉरिटीज किस तरीके से पैसे को खर्च कर रही हैं, कहाँ पे खर्च कर रही हैं। आपके पास में वो राइट ही नहीं होता। तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिटीजन एम्पावरमेंट का टूल है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? सिंपल तौर पे अगर कहें तो सिटीजन को ये पावर दी जाती है, ये राइट दिया जाता है कि वो पब्लिक अथॉरिटीज से सवाल पूछ सकता है, वो पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? सिंपल तौर पे अगर कहें तो राइट टू इंफॉर्मेशन इज बेसिकली right of the citizens to ask questions and seek information from a public authority। बेहद सिंपल और इजी सी बात। अच्छा, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टूल है और इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज से भी दिखाई देती है कि सेकंड एआरसी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है, वो टाइटल्ड है राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि हमारी जो सेकंड एआरसी है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड एआरसी की जो फर्स्ट रिपोर्ट है, वो टाइटल्ड है राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है वो तो मोटे मोटे तौर पे आपको समझ में आई। अब सवाल आता है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके
ओरिजिन की कहानी क्या है। और देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन के ओरिजिन की कहानी बड़ी सिंपल है। कहानी शुरू होती है लगभग 1946 से। 1946 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। यूनाइटेड नेशन जो कि अभी अभी बना है, वो बनते ही क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और फिर 1966 में यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी आई। उस ट्रीटी का नाम क्या है? उस ट्रीटी का नाम है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और इस ट्रीटी के तहत क्या किया गया? इस ट्रीटी के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन was made legally बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। अब आप देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। और फिर 1966 में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन को लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बना दिया गया। और इसके बाद से ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर खूब सारा डिबेट देखने को मिला, डिस्कशन देखने को मिला। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। इनफैक्ट इंडिया में भी इसके बारे में बातचीत होने लगी। और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिला 1975 में। 1975 का एक बड़ा फेमस केस है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी के अंदर, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस। ये वो केस है जिसके तहत मैडम इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज किया गया था। फॉर श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। हमारे लिए आज के कॉन्टेक्स्ट में ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज इम्प्लिसिट विद इन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आर्टिकल 19 के तहत ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये इम्प्लिसिट है। मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहीं बात नहीं की गई राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन इज इम्प्लिसिट। अच्छा, और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पे कोर्ट्स ने बात की इस राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस। और फिर हमारे कंट्री में भी ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई, इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। लेकिन ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है,
इसका ओरिजिन हमारी कंट्री में किसी कोर्ट केस से देखने को नहीं मिलता है। इसका ओरिजिन देखने को मिलता है राजस्थान के कुछ विलेजेस के अंदर। कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि सेंट्रल राजस्थान में फेमाइन्स आए। इन फेमाइन्स के दौरान जो विलेजेस थे उनको पब्लिक अथॉरिटीज ने कामकाज दिया, उनको वर्क ऑफर किया। ये जो विलेजर्स हैं इन्होंने फेमाइन्स के दौरान खूब सारा कामकाज किया, लेकिन जब वेजेस की बारी आई, जब पेमेंट की बारी आई, तो पब्लिक अथॉरिटीज ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन विलेजर्स को पे करने से मना कर दिया। बेसिकली अथॉरिटीज का ये कहना था कि हमारे पास में एप्रोप्रिएट फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम आपको पे नहीं कर रहे। ये जो विलेजर्स हैं ये ऑर्गेनाइज होने लगे और राजस्थान के अंदर एक सोशल मूवमेंट की शुरुआत हुई फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो विलेजर्स हैं इन्होंने कहा कि देखो, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, जो भी आपके पास में फंड्स आए, कितने फंड्स आपके पास में आए और उन फंड्स को आपने किस तरीके से खर्च किया, उसकी जानकारी हमें दे दो। अगर हमें मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपके पास में फंड्स नहीं है, तो हम पैसा नहीं मांगेंगे, अदरवाइज ये मूवमेंट चलता रहेगा। लेकिन अथॉरिटीज ने वो जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने से मना कर दिया और ये जो सोशल मूवमेंट है ये और ज्यादा ग्रो हो गया। तो राजस्थान में सोशल मूवमेंट देखने को मिला फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन। और ये जो मूवमेंट है इसको 3-4 लीडर्स जो हैं वो लीड कर रहे थे, जिनमें से सबसे पॉपुलर डॉक्टर अरुणा राय थी। अच्छा, ये जो मूवमेंट है इसके तहत ये जो विलेजर्स हैं, ये जो सिटीजन्स हैं, इन्होंने अपना एक सिटीजन्स ग्रुप बनाया और वो जो सिटीजन्स ग्रुप बनाया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन। अपने इस सोशल मूवमेंट को मजबूत करने के लिए विलेजर्स ने, उन सिटीजन्स ने एक सिटीजन्स ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? जिसका नाम रखा गया मजदूर किसान शक्ति संगठन। और ये जो सोशल मूवमेंट है इसी का नतीजा ये हुआ कि फॉर्मेशन हुआ, इट लेड टू दी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या फॉर्म किया गया? नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। इसको फॉर्म किया गया 1996 में। 1996 में एनसीपीआरआई को फॉर्म किया गया और धीरे धीरे ये जो सोशल मूवमेंट है इसका दबाव बढ़ रहा था। एनसीपीआरआई को फॉर्म कर दिया गया और अल्टीमेटली ये जो एनसीपीआरआई है और हमारी जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन दोनों ने 1996 में ही आरटीआई लॉ का सबसे इनिशियल ड्राफ्ट रिलीज किया। सबसे इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया आरटीआई लॉ का 1996 में। किसके द्वारा? एनसीपीआरआई एंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। 1996 में ये सब कुछ हो रहा है और धीरे धीरे ये जो डिस्कशन है फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन
ये और ज्यादा पॉपुलर होने लगा और फिर अल्टीमेटली 2002 में सरकार लेकर आई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। और ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल है इसको एक्ट बना दिया गया 2003 में, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये हो रहा था 2003 में, लेकिन 2004 में सरकार बदल गई और जब सरकार बदली तो ये जो एनसीपीआरआई है इन्होंने बोला कि ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है इसको और मजबूत करने की जरूरत है और एनसीपीआरआई ने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए। सरकार ने इनकी बात सुनी और सरकार फिर 2004 में लेकर आई राइट टू इंफॉर्मेशन बिल को। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल है इसके तहत ये जो पुराना वाला एक्ट है इसको खत्म कर दिया गया और फाइनली कानून बना आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, जिसके बारे में आज की डेट में हम पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो ओरिजिन की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं जितनी भी बातचीत हमने की है। एक तो हमने ये देखा कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये इतना ज्यादा है, इंपॉर्टेंट टूल क्यों है, और वो आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट टूल इसलिए है बिकॉज आपको जानना है कि आपके एरिया में जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो पब्लिक अथॉरिटीज किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं, वो पब्लिक अथॉरिटीज किस तरीके से फंड्स को यूटिलाइज कर रही हैं, खर्च कर रही हैं। तो पावर आपको कहां से मिलती है, राइट टू इंफॉर्मेशन से मिलती है। सेकंड एआरसी की जो पहली रिपोर्ट है वो टाइटल्ड है राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। एक तरीके से नाम बता रहा है कि अगर आपको गुड गवर्नेंस एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टूल है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमने बात की ओरिजिन के बारे में। देखो कहानी प्राइमरीली शुरू होती है 1946 से, जब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। 1966 में इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के तहत आरटीआई को लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बना दिया गया। 1975 में हमारी कंट्री में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस देखने को मिला, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण केस। और इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज इम्प्लिसिट विद इन दी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन हमारी कंट्री में ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है इसकी कहानी, इसका ओरिजिन प्राइमरीली राजस्थान के कुछ विलेजेस से देखने को मिलता है। राजस्थान में आरटीआई के लिए सोशल मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसकी प्राइमरी लीडर थी डॉक्टर अरुणा राय, और ये जो सिटीजन्स हैं इन्होंने मिलकर एक सिटीजन ग्रुप बनाया था जिसका नाम क्या था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। और अल्टीमेटली इनकी लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन को फॉर्म किया गया 1996 में। ये जो एनसीपीआरआई है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने 1996 में ही आरटीआई लॉ का सबसे इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया। फिर अल्टीमेटली 2002 में सरकार लेकर आई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को, जिसको एक्ट बनाया गया 2003 में। लेकिन 2004 में जब सरकार बदल गई तो एक बार फिर से कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और एक दूसरा बिल लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन बिल है ये एक्ट बना 2005 में, जिसके बारे में आज की डेट में हम पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का उदय देखने को मिला, ओरिजिन देखने को मिला। अब सवाल आता है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 है इसके तहत आरटीआई फाइल करने के लिए पूरा प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। देखो सिंपल तौर पे समझ लेते हैं।
ये जो आरटीआई एक्ट है, इसके तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है वो होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। पीआईओ के अलावा और भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट पीआईओ, जैसे सेंट्रल पीआईओ होता है जिसको सेंटर अपॉइंट करता है, स्टेट पीआईओज होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट करती हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है वो है पीआईओ, बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है आंसरिंग दी आरटीआईज। हर एक डिपार्टमेंट में ये जो पीआईओ है ये देखने को मिलता है, और इसका काम यही होता है कि उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई आरटीआई आई है, कोई सवाल पूछा गया है, कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है, तो उसको आंसर किया जाए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। और एक्ट के तहत बता दिए गए कि ये जो जवाब है, ये जवाब देना होता है विद इन 30 डेज। आपने आरटीआई फाइल करी, आरटीआई पहुंची डिपार्टमेंट में, जिस दिन आरटीआई पहुंच रही है डिपार्टमेंट में, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को उस आरटीआई के तहत जो भी पूछा गया है उसका जवाब देना होता है। और अगर कोई ऐसा मैटर है जहां पे किसी की लाइफ और लिबर्टी डिपेंड करती है, तो फिर जवाब देना होता है विद इन 48 आवर्स। जो नॉर्मल सवाल हैं, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, उसकी जानकारी देने के लिए टाइम कितना है? विद इन 30 डेज। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जिसके ऊपर किसी की लाइफ और लिबर्टी डिपेंड करती है, तो जवाब देना होता है 48 आवर्स में। अच्छा, ये जो आरटीआई फाइल की जाती है, इसको फाइल करने के लिए मात्र 10 रुपए लगते हैं। और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हो, बीपीएल को बिलोंग करते हो, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, नॉर्मली 10 रुपए लगते हैं। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई आरटीआई ऐसी है या आरटीआई में कोई सवाल ऐसा है कि इस आरटीआई को, ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, इसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, इफ द आरटीआई इज ट्रांसफर्ड टू दी असिस्टेंट पीआईओ, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 35 डेज, या 30 डेज की टाइम लिमिट है। अगर आपको जो आरटीआई उसको ट्रांसफर करना पड़ रहा है टू दी असिस्टेंट पीआईओ, तो 5 दिन और फालतू मिल जाते हैं। और अगर आपको आरटीआई को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, आपको मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आरटीआई को ट्रांसफर करना पड़ रहा है किसी अनदर पब्लिक अथॉरिटी को, तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है कि जिस दिन अनदर पब्लिक अथॉरिटी को आरटीआई ट्रांसफर की जाएगी, उस दिन से विद इन 30 डेज में आपको आरटीआई का जवाब देना होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो प्रोविजन क्या है? वो प्रोविजन है फाइन का। फाइन कितने का लगाया जाता है? 25,000 रुपीज का फाइन लगाया जाता है। और ये जो फाइन है ये लगाया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर दो केसेस में। कौन कौन से दो केसेस? एक तो अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले हो गया, जो टाइम लिमिट है 30 डेज की, अगर उससे ज्यादा टाइम लग गया, डिले हो गया, तो फाइन लग जाएगा। और दूसरा, अगर देयर इज रॉन्ग डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने रॉन्गफुली
इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है तो भी आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। बेहद सिंपल। अच्छा, ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, इसके पास में दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो क्या है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर दे। अगर ये मना करेगा तो दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो रीजन देना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों मना किया गया है इंफॉर्मेशन देने से, और दूसरा साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जिसने आरटीआई फाइल की है वो किस ऑफिसर को अपील कर सकता है। कौन सा ऑफिसर है जिसको अपील की जाएगी, उस ऑफिसर का एड्रेस क्या है, बेसिकली ऑफिस कौन सा है, वो जानकारी देनी पड़ेगी। जिसने आरटीआई फाइल करी उसके पास में अपील करने के लिए 30 दिन होते हैं। ये अपील की जा सकती है विद इन 30 डेज। और अगर कोई अपील करेगा तो ये जो ऑफिसर है, ये जो ऑफिसर है जिसके सामने अपील की गई, इस ऑफिसर को आंसर देना होता है विद इन 30 डेज। इस ऑफिसर को आंसर देना होता है विद इन 30 डेज। अच्छा, जिसने आरटीआई फाइल करी वो अगर इस ऑफिसर के आंसर से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर फाइनल अपील कहां की जा सकती है? फाइनल अपील की जा सकती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सामने। सीआईसी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके तहत फाइनल अपील की जा सकती है। फाइनल अपील की जा सकती है विद इन 90 डेज। ये जो ऑफिसर है इसका जवाब आ गया, आप इसके जवाब से संतुष्ट नहीं हो तो आप फाइनल अपील फाइल कर सकते हो सीआईसी के सामने विद इन 90 डेज। और सीआईसी को जवाब देना होता है विद इन 30 डेज। मोटे मोटे तौर पे आरटीआई की ये प्रोसेस है। देखो, आरटीआई बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपको आरटीआई को यूज करना आता है ढंग से तो आप बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को हिला सकते हो। ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकते हो कि हो सकता है कलेक्टर एक दो बार फोन कर ले कि भाई साहब आप मिलने के लिए आ जाओ प्लीज। तो आरटीआई की प्रोसेस क्या है? मोटे मोटे तौर पे ये प्रोसेस है। ये टाइम लिमिट, ये जो प्रोसेस है इसको बेसिक तौर पे याद रखना। हमने क्या बात की? हमने बात की कि देखो, आरटीआई एक्ट के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है वो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जितनी भी आरटीआई फाइल की जाती हैं उनको आंसर करने की जिम्मेदारी इस ऑफिसर की होती है। टाइम लिमिट 30 दिन की होती है। 30 दिन में जवाब देना होता है पीआईओ को। अच्छा, अगर कोई मैटर ऐसा है जो कि लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेट करता है तो टाइम लिमिट कितनी है? 48 आवर्स। अच्छा, कोई ऐसा सवाल पूछ ले गया जिसका जवाब सीधे सीधे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में नहीं है तो वो जो आरटीआई है उसको ट्रांसफर किया जाएगा असिस्टेंट पीआईओ के पास में। तो वहां पे टाइम लिमिट कितनी हो जाती है? 35 डेज। या फिर किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करना पड़ रहा है तो फिर टाइम लिमिट तो 30 ही दिन है, लेकिन उस दिन से जिस दिन से आरटीआई पब्लिक अथॉरिटी ने रिसीव करी, दूसरे पब्लिक अथॉरिटी ने रिसीव करी। अच्छा, अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले हो गया या फिर रॉन्गफुली आपने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके ऊपर 25,000 रुपए का फाइन लगाया जाता है। इसके अलावा ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है इसके पास में दो ही चॉइसेस हैं। एक तो ये इंफॉर्मेशन दे दो, दूसरा क्या? रिफ्यूज कर दो। अगर रिफ्यूज कर दिया तो रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों रिफ्यूज किया, और साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि कहां पे अपील की जा सकती है। अपील अगर आपको करनी है तो आप विद इन 30 डेज कर सकते हो। जिस ऑफिसर को अपील की जाएगी उसको जवाब देना होता है विद इन 30 डेज। अगर आप उस ऑफिसर के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हो तो फाइनल अपील सीआईसी के सामने की जा सकती है। स्टेट के केस में एसआईसी के सामने की जा सकती है। सीआईसी के सामने जो अपील है वो विद इन 90 डेज में की जा सकती है और सीआईसी को जवाब देना होता है विद इन 30 डेज। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आएगा। अच्छा, प्रोसेस क्या है?
प्रोसेस मोटे मोटे तौर पे हमें समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि ये जो आरटीआई एक्ट है, इसके तहत कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। वो एग्जेम्पशंस कौन कौन से हैं? सिंपली लिख लेते हैं, आरटीआई एग्जेम्पशंस। बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो, या फिर अगर आप मांगोगे तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बेसिकली जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो इन एग्जेम्पशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिनाई कर सकता है, राइटफुली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये जो आरटीआई एक्ट है, इसके तहत 3 ऐसे सेक्शंस हैं। एक है सेक्शन 8। ये जो सेक्शन 8 है, इसके तहत बात की गई है 9 एग्जेम्पशंस के बारे में। 9 एग्जेम्पशंस के बारे में बात की गई है, जैसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सोवरेनिटी, या रिलेटेड टू मत बोलूं, बेसिकली कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से सोवरेनिटी को खतरा हो, उसको नहीं दिया जाएगा। जैसे इंटीग्रिटी, जैसे ट्रेड, जैसे रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे 9 एग्जेम्पशंस की बात की गई है सेक्शन 8 के तहत। अब इन चीजों को हार्म करने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको राइटफुली प्रोवाइड नहीं की जाएगी, एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। एक और सेक्शन है, और वो सेक्शन है सेक्शन 11। और सेक्शन 11 बात करता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में। अब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को आप ऐसे समझ लो, इमेजिन करो कि सरकार ने कोई टेंडर रिलीज किया, वो टेंडर किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिला। अब आपने आरटीआई फाइल करी कि भाई मेरे को तो ये जानना है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका बिजनेस किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उसके बिजनेस में उसको कितना पैसा मिल रहा है, उस पैसे को वो कहां पे लगा रहा है। बिजनेस अलग है उसका। आपको टेंडर से रिलेटेड, आपको वो जो रोड बनाई उसने, उससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जो पर्सनल बिजनेस है, मुझे तो उसकी जानकारी चाहिए। अब ये क्या है? ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। कैसे दे सकती है सरकार थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन? फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि मैं आरटीआई फाइल कर दूं और बोलूं कि मुझे मेरे पड़ोसी की पूरी जानकारी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें 2 चीजों को ध्यान रखा जाता है। एक तो अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट को रखा जाता है। अगर किसी सवाल से लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एड्रेस हो रहा है तो जो पीआईओ है वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपरली चैनल्स के थ्रू दी जाती है। इन द सेंस होगा क्या कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो पीआईओ क्या करेगा? पीआईओ उस कॉन्ट्रैक्टर को लेटर लिखेगा विद इन 5 डेज कि भाई साहब ऐसे ऐसे आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई आरटीआई में सवाल आया है, क्या हम ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो इंसान है, वो जो थर्ड पार्टी है, वो जवाब देता है विद इन 10 डेज। और फिर अल्टीमेटली डिसीजन लाई करता है पीआईओ के पास में। पीआईओ विद इन 40 या 45 डेज आपको जवाब देता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। अगर वो जो थर्ड पार्टी है उसने पीआईओ को मना किया था कि भाई ये मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसको आप शेयर नहीं कर सकते हो, उसके बावजूद पीआईओ ने इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी, तो पीआईओ को क्या करना पड़ेगा? पीआईओ जो है वो लेटर लिखेगा थर्ड पार्टी को दोबारा और उसको बताएगा कि आपके मना करने के बावजूद हमने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, अब आप यहां पे अपील कर सकते हो
अब आप यहां पे अपने केस को आर्ग्यू कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन किसका होता है? पीआईयू का होता है। इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो इतना याद रखना है कि आरटीआई के तहत एग्जेम्पशंस क्या क्या है। एक तो सेक्शन 8 जिसमें बात की गई है नो एग्जेम्पशंस के बारे में, दूसरा सेक्शन 11 जो कि बात करता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में, और एक है सेक्शन 24। और सेक्शन 24 में बात की गई है अबाउट सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे रॉ है, जैसे आईबी है, जैसे ईडी है, जैसे सीबीआई है, जैसे सीएपीएफ है, जैसे बीएसएफ है, ये जितनी भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको भी आरटीआई के परव्यू से एग्जेम्प्ट किया गया है। तो आरटीआई के तहत ये 3 सेक्शंस हैं जो कि बात करते हैं एग्जेम्पशंस के बारे में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये तो मोटे मोटे तौर पे आरटीआई की बातचीत हो गई। आरटीआई में और बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे गवर्नेंस के अंदर, लेकिन हाँ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इतनी चीजें भी पता है तो इनफ है। एक चीज और देख लो कि एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं आरटीआई के बारे में तो कुछ डिलेमास देखने को मिलते हैं। कुछ क्या, प्रोमिनेंटली 2 डिलेमास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 डिलेमास देखने को मिलते हैं? देखो, एक तो बात की जाती है आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी के बारे में। अब देखो, अपने आप में बेहद कॉन्ट्राडिक्टरी है। आरटीआई तो क्या कहता है कि जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस है सिटीजन्स के लिए उसको इंक्रीज करो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करो। और राइट टू प्राइवेसी क्या कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करो, बिकॉज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए। आप इंडिविजुअल पे ही लगा के देख लो राइट टू प्राइवेसी किस तरीके से फंक्शन करता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि सवाल ऐसा है कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंफॉर्मेशन दोनों ही सामने खड़े हुए हैं। अब आपको चूज करना है, कैसे चूज करोगे? तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? हमें 2 चीजें देखनी है। एक तो हमें यह देखना है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट किस चीज से सर्व हो रहा है। हम आरटीआई को प्रेफर करें, जो आरटीआई में सवाल पूछा गया है, इंफॉर्मेशन मांगी गई है, उसको दें, उससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, या फिर हम राइट टू प्राइवेसी को प्राइमरी रखें और इंफॉर्मेशन को ना दें, उससे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा। एक तो वो क्वेश्चन, जो भी चीज लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रही है उसको आप चूज कर लो। और दूसरा हम देखें कि किस चीज से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पब्लिक मोरालिटी आगे जाती है, पब्लिक मोरालिटी में एडवांसमेंट देखने को मिलता है। जो भी चीज इन दोनों सवालों के फेवर में है उसको आप चूज कर लो, आपका जो डिलेमा है सॉल्व हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन देनी है या राइट टू प्राइवेसी को प्रेफर करना है, उसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि आपको 2 सवाल देखने हैं, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पब्लिक मोरालिटी एडवांस हो रही है नहीं हो रही है। बड़ा सिंपल है। ये इन जनरल भी है कि अगर आपको दुविधा हो रही है कि यार इंफॉर्मेशन या राइट टू प्राइवेसी में से प्राइमरी किसे माने, तो आप आंसर कैसे करोगे? क्या 2 ही सिंपल सी चीजें हैं, एक तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखो और दूसरा पब्लिक मोरालिटी को देखो। अच्छा, एक तो ये है सिंपल सा डिलेमा, और एक दूसरा डिलेमा और देखने को मिलता है, और वो दूसरा डिलेमा है आरटीआई
वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 है, आप देख पा रहे हो कॉलोनियल एरा का लॉ है, और कॉलोनियल एरा में कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर फोकस किया जाता था, इंफॉर्मेशन को छुपाने के ऊपर फोकस किया जाता था। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 है, इसके तहत एक सेक्शन है, सेक्शन 5, और उसकी लैंग्वेज क्या कहती है? उसकी लैंग्वेज कुछ कुछ कहती है, बात करती है अबाउट द पोटेंशियल ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली मोटे तौर पे समझने के लिए कहें तो सेक्शन 5 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 कहता है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी का पोटेंशियल ब्रीच हो सकता है, तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है ये शब्द पोटेंशियल, पोटेंशियल ब्रीच। अब ये जो पोटेंशियल है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इंसान दर इंसान बदलेगी। मतलब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी पोटेंशियल ब्रीच के नाम पे किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपा सकती है, देने से मना कर सकती है, और इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लेकिन इसमें खूब सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं, जैसे जो सेकंड एआरसी है उसने तो सीधे सीधे कह दिया। सेकंड एआरसी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 है इसको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए बाय अ चैप्टर इन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सिंपली कह दिया गया कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923 है इसको सब्स्टिट्यूट कर दो बाय अ चैप्टर इन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उन रेलेवेंट प्रोविजंस को रख लो। तो सेकंड एआरसी ने तो सीधे ही बोल दिया दैट वी नीड टू substitute official secret act of 1923 by a chapter in नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और बात यहां पर रुकी नहीं, आगे क्या हुआ? आगे फिर रिसेंटली ही 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप किसी इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते हो, प्रोवाइडेड ये स्टेब्लिश हो जाए कि उस इंफॉर्मेशन को रोकने की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है। तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप हर एक इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि अगर फायदा हो रहा है, अगर क्लियर कट एडवांटेज है, मुनाफा है, कोई पर्पस सर्व हो रहा है, अच्छा पर्पस, तब तो रोक लो। अदरवाइज अगर दिख रहा है कि इंफॉर्मेशन को रोकने की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी बहाना नहीं हो सकता। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 21, आई थिंक, नहीं 22, सेक्शन 22 आरटीआई का। सेक्शन 22 बड़ा सिंपल कहता है कि जस्ट इन केस आरटीआई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर आमने सामने होंगे तो आरटीआई जो है वो ओवरराइड करेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को। तो यहां पे क्लियरली बोल दिया गया है कि आरटीआई जो है वो ओवरराइड करेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को। ऐसा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में भी देखने को मिलता है, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक ये जो दो डिलेमास है इनको देख लो, एक तो आरटीआई वर्सेस
राइट टू प्राइवेसी, और दूसरा आरटीआई वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑफ 1923। सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, आरटीआई के बारे में आप और बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा तो लगता नहीं है कि जीएस 4 में आरटीआई को अलग से पूछा जाएगा। रेफरेंस के तौर पर पूछा जाएगा, कोई केस स्टडी दे देंगे, उसके तहत पूछा जाएगा। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। अगर आपको इतनी भी जानकारी है तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। इसके साथ आज की बातचीत और ये यूनिट हम खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थिंकर्स के बारे में, फिलोसफर्स के बारे में। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।